बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोशा का कायम मुकाम गवर्नर जॉन माइकल तदबीर की बजाय ताकत से काम लेने का कायल था। अबू दाऊद के जाते ही मुसलमान ये महसूस करने लगे कि लोशा में उन पर अरसा हयात तंग हो गया है। वो 5,000 सिपाही जो लोशा की हिफाजत के लिए आए थे, शराब से बदमस्त होकर शहर की गलियों में चक्कर लगाते, मस्जिद में घुसकर नमाज पढ़ने वालों को ज़दोकोब करते। रात के वक़्त वो मुसलमानों के घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाते और उनकी औरतों को ज़बरदस्ती घसीट कर फौजी अड्डों में ले जाते। एक दिन एक नौजवान ने गैरत में आकर अपने पड़ोसी के घर पर हमला करने वाले सिपाहियों में से 3 को कत्ल कर दिया। उसके बाद जॉन माइकल ने शहर पर फौजी हुकूमत मुसल्लत कर दी। शहर के एक नेक तीनत राहब की क़यादत में सरकर्दा ईसाइयों का एक वफ्द गवर्नर से मिला और उन्होंने गवर्नर से दरखास्त की कि फ़ौज के शहर में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की जाए। शराब से बदमस्त सिपाही ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि कभी कभी ईसाइयों के घरों में भी जा घुसते हैं। गवर्नर ने यह हुक्म सादर कर दिया कि ईसाई अपने घरों के दरवाजों पर सलीब के निशान लगा दें ताकि सिपाहियों को गलत फहमी ना हो। लोशा का एक ईसाई ताजर जॉन माइकल का दोस्त था। जॉन माइकल रात के वक़्त अक्सर उसके यहाँ चला जाता। हर रात सिपाही उस ताजर के मकान पर कोई ना कोई बदनसीब लड़की पकड़ लाते। एक रात जॉन माइकल शराब के नशे में बदमस्त था। उसने अपने मेज़बान से कहा, मैंने अब शादी करने का फैसला किया है। ताजर ने कहकहा लगाया और कहा, शादी? तुम शादी करोगे? जॉन माइकल ने गरज कर कहा, खामोश, तुम समझते हो कि मैं नशे की हालत में बक रहा हूँ, लेकिन मैंने शादी का फैसला किया है। मैं उंदलस की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ और वो लोशा में है। जानते हो वो कौन है? मैं जानता हूँ, ताजर ने कहा। अच्छा बताओ वो कौन है? जॉन माइकल ने कहा। वो अबू दाऊद की लड़की है, ताजर ने कहा। जॉन माइकल ने पूछा, उसका नाम जानते हो? ताजर ने कहा, उसका नाम रबिया है। गवर्नर ने शराब का जाम उठाते हुए कहा, तुम कुछ नहीं जानते, उसका नाम एंजला है। ताजर ने कहा कि मैंने एंजला को देखा है, लेकिन मैंने सुना है कि रबिया उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। जॉन माइकल ने गरज कर कहा, ये रबिया कौन है? ताजर ने कहा, वो एंजला की सौतेली बहन है। वो मर्दों के सामने नहीं आती, वो गिरजे में भी नहीं आती। मैंने सुना है कि उसकी माँ मुसलमान थी। तुम बकते हो, जॉन माइकल ने कहा। उंदलस की कोई लड़की एंजला से ज्यादा खूबसूरत नहीं। मैं उसकी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुमने दूसरी मर्तबा ये कहा कि कोई लड़की एंजला से ज्यादा खूबसूरत है तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। तो आप एंजला के साथ शादी करने का फैसला कर चुके हैं? ताजर ने पूछा। हाँ, मेरा फैसला अटल है, लेकिन वो मुझसे नफरत करती है। आपसे नफरत? ताजर ने कहा। हाँ, जॉन माइकल ने कहा, वो मुझसे नफरत करती है। ताजर ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि फर्डिनेंड के नाइट से एक लड़की कैसे नफरत कर सकती है। उसकी माँ ईसाई है और वो यकीनन उसे अपनी खुशकिस्मती समझेगी। अगर इजाज़त हो तो मैं बिशप को उसके साथ बात करने के लिए कहूँ? जॉन माइकल ने कहा, मैं खुद उसकी माँ के साथ बात कर चुका हूँ, उसे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन लड़की को मुझसे नफरत है। परसों मैंने उसे दावत दी थी, उसकी माँ आई, लेकिन उसने सर दर्द का बहाना किया। जानते हो खूबसूरत लड़कियां किस वक्त सर दर्द का बहाना करती हैं? तुम नहीं जानते, तुम बेवकूफ़ हो। जब वो किसी को देखना पसंद नहीं करती तो सर दर्द का बहाना करती हैं। मैंने अपनी खादमा के हाथ उसे फूल भिजवाए थे। जानते हो उसने क्या किया? तुम नहीं जानते, ठहरो मैं बताता हूँ। जॉन माइकल ने उठकर मेज पर रखे हुए गुलदस्ते को उठाया और ताजर के सर पर दे मारा और कहकहा लगाते हुए कहा, उसने फूलों का गुलदस्ता मेरी खादमा के सर पर दे मारा और उसे कहा, अगर तुम दोबारा कोई चीज़ लेकर आई तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। ताजर ने कहा, लेकिन आपको मायूस नहीं होना चाहिए। जॉन माइकल ने शराब का एक जाम खलक से उतारते हुए कहा, मायूस और मैं? तुम मुझे नहीं जानते। मेरे और उसके दरमियान सिर्फ चंद कदम का फासला है, लेकिन अगर हमारे दरमियान 7 समंदर भी हाइल होते तो भी मैं मायूस ना होता। वो मेरी है, एंजला मेरी है, मेरी बनने के सिवा उसके लिए कोई रास्ता नहीं। जानते हो मैं कौन हूँ? तुम नहीं जानते, तुम एक बेवकूफ़ ताजर हो। आम हालात में शायद एंजला की मां मीरिया एंजला की मर्जी के खिलाफ कोई कदम ना उठाती, लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उसे एंजला के मुस्तकबिल के मुतल्लिक जल्द कोई फैसला करने पर मजबूर कर दिया। मीरिया देर तक सोने की आदी थी, लेकिन एक रात तबीयत की खराबी के बायस उसे नींद ना आई। एंजला का कमरा उसके साथ था। पिछले पहर उसने प्यास महसूस की। पानी की सुराही बरामदे में थी। मीरिया ने खादमा को आवाज़ देने की बजाय खुद उठकर पानी पिया। वापस जाते हुए उसे कोई ख्याल आया और वो एंजला के कमरे की तरफ चल दी। दरवाज़ा खुला था, लेकिन एंजला का बिस्तर खाली था। इससे आगे रबिया का कमरा था और अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। मीरिया दबे पांव दरवाजे के करीब पहुंचकर खड़ी हो गई
اس نے آہستہ سے دروازے کو دکھیلا اور تھوڑی سی دراڑ بنا کر اندر جھانکنے لگی۔ اندر شمع جل رہی تھی۔ اینجلا ایک کتاب ہاتھ میں لیے ربیہ کے سامنے قالین پر بیٹھی آہستہ آہستہ پڑھ رہی تھی۔ وہ کسی لفظ پر رک جاتی تو ربیہ اسے بتا دیتی۔ یہ وہ کتاب تھی جسے میریا نے اکثر ربیہ کو انتہائی سوز و گداز کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ قرآن مجید تھا۔ میریا کچھ دیر مبہوت کھڑی رہی۔ اینجلا اس کے نزدیک بدترین گناہ کی مرتکب ہو چکی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ بھاگ کر اپنی بیٹی کے ہاتھ سے قرآن چھین لے، لیکن اس کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے۔ اس کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ اینجلا نے قرآن بند کیا اور اسے محمل کے جزدان میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دیا۔ اس کے بعد دونوں نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئیں۔ میریا انتہائی کرب کی حالت میں اپنے کمرے کی طرف لوٹ آئی۔ بارہا اس کے دل میں آیا کہ وہ اینجلا کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں لے آئے، لیکن اس نے محسوس کیا کہ یہ معاملہ خطرناک حد تک آگے جا چکا ہے اور اس کی جلد بازی اینجلا کو کھلی بغاوت پر آمادہ کر دے گی۔ دیر تک وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ اچانک اسے خیال آیا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ بیرونی دروازے سے گزرنے کے بعد اس کا رخ بشپ کی قیام گاہ کی طرف تھا۔ اس سے قبل اسے محل کے کسی ملازم یا سپاہی نے پیدل باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوشا کے بشپ سے کہہ رہی تھی، مقدس باپ، میں چاہتی ہوں کہ اینجلا کی شادی کر دی جائے، لیکن وہ بہت سرکش ہے، وہ میرا کہا نہیں مانتی۔ بشپ نے سوال کیا، وہ راہبہ بننا چاہتی ہے؟ نہیں مقدس باپ، میریا نے کہا، اسے کوئی رشتہ پسند نہیں۔ بشپ نے کہا، میں اس بارے میں خود تم سے ملنے والا تھا۔ جان مائیکل نے مجھ سے کئی بار یہ کہا ہے کہ اسے تمہاری لڑکی پسند ہے۔ مقدس باپ، میں اسے اپنی عزت افزائی سمجھتی ہوں، لیکن اینجلا بہت ضدی ہے، آپ اسے سمجھائیں۔ بشپ نے کچھ سوچ کر کہا، میرے خیال میں اگر تم جان مائیکل کو اپنی بیٹی سے ملاقات کا موقع دیتی تو شاید یہ مشکل خود بخود حل ہو جاتی۔ میریا نے جواب دیا، مقدس باپ، اگر یہ معاملہ اس قدر آسان ہوتا تو میں آپ کو تکلیف نہ دیتی۔ اینجلا پر میری سوتیلی لڑکی نے جادو کر رکھا ہے۔ وہ مسلمان ہے اور اس نے اینجلا کے دل میں ہمارے ہم مذہبوں کے خلاف سخت نفرت پیدا کر دی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے میں فوراً اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسے ربیہ سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ بشپ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اینجلا کو اس کی مرضی کے خلاف شادی پر مجبور کیا جائے تو تمہارا خاوند رضامند ہوگا؟ میریا نے جواب دیا، وہ اس بات کا مخالف نہیں کہ اینجلا کی شادی کسی معزز عیسائی خاندان میں کر دی جائے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر اینجلا نے انکار کر دیا تو وہ اس کی طرفداری کرے گا۔ بشپ نے کہا، اینجلا صرف جان مائیکل سے شادی کرنے کے خلاف ہے یا ہر عیسائی سے نفرت کرتی ہے؟ میریا نے گھبرا کر جواب دیا، مقدس باپ، وہ شراب پینے والوں سے نفرت کرتی ہے اور یہ اس کی سوتیلی بہن کی صحبت کا اثر ہے۔ جان مائیکل جب پہلے دن ہمارے گھر آیا تھا وہ شراب میں مدہوش تھا اور شاید اسی وجہ سے اینجلا کو اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ بشپ نے کہا، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے گھر کا ماحول عام عیسائیوں کے ماحول سے مختلف رہا ہے۔ تمہیں اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج شام میں تمہارے ہاں آؤں گا، تم جان مائیکل کی دعوت کا انتظام کرو، سردست کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ میریا نے کہا، مقدس باپ، مجھے ڈر ہے کہ جان مائیکل کا نام سنتے ہی وہ علالت کا بہانہ کر کے لیٹ جائے گی۔ بشپ نے کہا، تو اس کے سامنے جان مائیکل کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ اس وقت آئے گا جب ہم کھانے کی میز پر بیٹھ چکے ہوں گے۔ لوشا کے بشپ سے ملنے کے بعد میریا باقی سارا دن ربیہ اور اینجلا کے پاس بیٹھی رہی۔ اینجلا کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ اپنی ماں کی موجودگی میں ربیہ کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو سکی، تاہم اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی سوتیلی بہن کے ساتھ اس کی ماں کے طرز عمل میں ایک خوشگوار تبدیلی آ چکی ہے۔ آج میریا ربیہ پر بہت مہربان تھی۔ وہ اس کے بال سنوارنے اور اس کا لباس تبدیل کرنے پر بضد تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ربیہ، تم لباس کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہو۔ دیکھنے والے کہتے ہوں گے کہ تمہاری سوتیلی ماں کو تمہارے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، تم سارا دن مغموم بیٹھی رہتی ہو۔ دیکھو تمہارا رنگ کیسا زرد ہو رہا ہے۔ تمہارا باپ آ کر دیکھے گا تو شاید یہ خیال کرے گا کہ میں تمہیں تنگ کرتی رہی ہوں۔ خدا کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھا کرو۔ ربیہ کے لیے اپنی ماں کے دل میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھ کر اینجلا اس قدر متاثر ہوئی کہ رات کے وقت جب میریا نے اسے بشپ کے ساتھ کھانا کھانے کا مطالبہ کیا تو وہ انکار نہ کر سکی۔ کھانے کی میز پر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بشپ نے جان مائیکل کا ذکر چھیڑ دیا۔ اینجلا نہایت بے توجہی سے اس کے بہادرانہ کارناموں کی داستانیں سنتی رہی۔ بشپ نے اس کے مختلف مارکوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، جان مائیکل کے متعلق مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ شراب پینے کے معاملے میں اعتدال سے کام نہیں لیتا،
वरना स्पेन का कोई नाइट उसका हम पल्ला नहीं। ताहम वो लोग जो इसकी कमजोरी की वजूहात जानते हैं उसे काबिल माफ़ी समझते हैं। उसे अपनी बीवी के साथ अज़हद मोहब्बत थी। उसकी मौत के बाद वो शराब में गर्क रहकर अपना गम कम करने की कोशिश करता है। उसे कोई ऐसी रफ़ीका हयात नहीं मिली जो उसकी ज़िंदगी की तलहियों को कम कर सकती। उंदलस के मुअज़्ज़ज़ तरीन घराने उसके साथ रिश्ता करना अपने लिए बायस इज़्ज़त समझते हैं, लेकिन उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती। यहाँ तक कि शाही घरानों की लड़कियाँ भी उसके म्यार पर पूरी नहीं उतरती। अब मुझे उसके एक दोस्त ने बताया है कि वो एक नहायत मासूम लड़की के साथ शादी करना चाहता है। अगर वो लड़की ज़हीन भी है तो मुझे यकीन है कि वो जॉन माइकल की तमाम आदात में तब्दीली ला सकेगी और ये कलीसा की बहुत बड़ी खिदमत होगी। कलीसा के फर्जंद इस वक्त दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं और कलीसा की बेटियों का फ़र्ज है कि वो उनकी तस्कीन का सामान मुहैया करें। जॉन माइकल की शराब नोशी पर नुक्ता चीनी करने की बजाय हमें उन तमाम वजूहात पर गौर करना चाहिए जिसके बायस वो हमेशा शराब में गर्क रहना पसंद करता है। उसे अपनी बीवी की मौत का सदमा है। इसके अलावा उसने वहशी मुसलमानों के खिलाफ जंग में अपने बेहतरीन दोस्तों को मरते हुए देखा है। अगर कौम की बेटियां उसकी हालत पर रहम करने की बजाय उससे नफरत करें तो ये काबिल अफसोस है। एंजेला का इज़्तिराब बढ़ रहा था। वो ये महसूस कर रही थी कि उसके लिए कोई जाल बिछाया जा रहा है। उसने अपनी माँ और फिर बिशप की तरफ देखा। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन खादमा ने मीरिया के कान में कुछ कहा और मीरिया ने बरहम होकर उसे जवाब दिया, तुमने उन्हें मुलाकात के कमरे में क्यों बिठा रखा है? उन्हें यहाँ ले आओ। खादमा तजब्जुब की हालत में मीरिया की तरफ देखने लगी। मीरिया उसकी वजह ना समझ सकी। वो बरहम होकर बोली, जाती क्यों नहीं? मेरी तरफ क्या देख रही हो? लेकिन खादमा ने झुककर फिर मीरिया के कान में कुछ कहा और मीरिया के चेहरे पर अचानक जर्दी छा गई। बिशप और एंजेला मीरिया की तरफ जवाब तलब निगाहों से देख रहे थे। बिशप ने परेशान सा होकर सवाल किया, क्या बात है? मीरिया ने उठते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ। लेकिन बरामदे में किसी के पाँव की आहट सुनकर मीरिया रुक गई और उसके साथ ही उसे अपना हबशी गुलाम यह कहता हुआ सुनाई दिया, मैं आपको ऐसी हालत में अंदर नहीं जाने दूंगा। उसके जवाब में शराब के नशे में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी, तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। मैं इस शहर का गवर्नर हूँ, हट जाओ वरना तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। मीरिया के पाँव जमीन के साथ पेवस्त होकर रह गए। एक सानिया बाद जॉन माइकल दरवाजे में खड़ा था। उसके एक हाथ में सोने की सुराही और दूसरे हाथ में प्याला था। उसकी आंखों से वहशत बरस रही थी। मीरिया, एंजेला और बिशप मबहूद होकर उसकी तरफ देख रहे थे। मीरिया ने सहमी हुई आवाज में कहा, एंजेला तुम पीछे के कमरे में चली जाओ। लेकिन एंजेला की गैरत ने माँ को तनहा छोड़ना गवारा ना किया। बिशप इस गैर मुतवक्के सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार ना था। कभी गुस्से और निदामत के साथ जॉन माइकल और कभी मादरत तलब निगाहों से मीरिया की तरफ देख रहा था। जॉन माइकल ने दरवाजे में खड़े खड़े सुराही से एक जाम भर कर पिया और लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। वो सुराही और प्याला मेज पर रखकर बिशप के करीब खाली कुर्सी पर बैठ गया। एंजेला अपनी जगह से खिसक कर माँ के करीब खड़ी हो गई। जॉन माइकल ने कहा, आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए, आपके नौकर बहुत बदतमीज हैं। लोशा का हर आदमी मुझे जानता है, लेकिन आपके नौकरों को यह मालूम नहीं कि मैं इस शहर का गवर्नर हूँ। मुकद्दस बाप, मैं आज इस बात का फैसला करके जाऊंगा, लेकिन ये खड़ी क्यों हैं? क्या मैं कोई भूत हूँ? एंजेला तुम मुझसे खौफजदा हो? खुदा के लिए बैठ जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और अपनी माँ की तरफ देखो, इसने मुझे यहाँ आने की दावत दी थी और अब ये मेरी सूरत देखकर कांप रही है। बिशप ने कहा, मीरिया बैठ जाओ। एंजेला बेटी डरो नहीं, माइकल एक नाइट है, कलीसा की बेटी को इससे खौफ खाने की ज़रूरत नहीं। माइकल ने कहा, मुकद्दस बाप, इनका एहतराम मेरा फ़र्ज है, लेकिन कोई नाइट ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई घर में बुलाकर उसकी बेइज्जती करे। क्या इन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत नहीं दी? एंजेला ने हकारत के साथ अपनी माँ की तरफ देखा। बिशप ने फिर कहा, मैं अभी तुम्हें यह बता रहा था कि मौजूदा हालात ऐसे हैं जिनके बायस हमारे बेहतरीन सिपाही बहुत ज़्यादा शराब पीने के आदी हो चुके हैं। जब हालात बदलेंगे ये आदत भी बदल जाएंगी। मीरिया, एंजेला बैठ जाओ। जॉन माइकल के दिल में तुम्हारी तौहीन का ख्याल नहीं आ सकता। मीरिया एक लम्हा झिझकने के बाद कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन एंजेला खड़ी रही। माइकल ने अपना लहजा तब्दील करते हुए कहा, मुकद्दस बाप, मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आज शराब पीने में एहतियात बरतूंगा, लेकिन मुझे अफसोस है ये मेरे बस की बात नहीं। मैं जानता हूँ कि एंजेला शराब से नफरत करती है। मुकद्दस बाप, मैं इसे छोड़ दूंगा। एंजेला के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एंजेला, खुदा के लिए बैठ जाओ। तुम नहीं बैठोगी? तुम्हें बैठना पड़ेगा। मैं तुम्हारे घर आकर अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता।
जॉन माइकल ने लरसते हुए हाथों से एक और जाम भरकर मुंह से लगा लिया। मीरिया ने एंजेला का हाथ पकड़ते हुए आहिस्ता से कहा, एंजेला, ये एक शराबी की जिद है, खुदा के लिए बैठ जाओ। एंजेला अपनी माँ के अल्फाज से ज्यादा उसकी मुल्तजी निगाहों से मुतासर होकर बैठ गई। माइकल के मुतालिक उसका खौफ नफरत में तब्दील हो चुका था। चंद लम्हात कबल हया का तकाजा ये था कि वो वहां से भाग जाए, और अब गैरत का तकाजा ये था कि वो सूरत हाल का मुकाबला करे। जॉन माइकल कुछ देर खामोशी से एंजेला की तरफ देखने के बाद बोला, तुमने खाना क्यों छोड़ दिया? खाओ, मेरी फिक्र ना करो, मैं इस वक्त खाना नहीं खाया करता, मैं सिर्फ पिया करता हूँ। मुकद्दस बाप, अगर आप मेरे साथ शिरकत करना चाहें तो ये सुराही हाजिर है। उस दिन मुझे जो शराब मिली थी वह बहुत हल्की किस्म की थी, इसलिए आज मैं अपनी सुराही उठा लाया हूँ। एंजेला की तरह शायद आप भी शराब से नफरत करते हैं, लेकिन अगर आप मेरी जगह होते तो बहुत ज्यादा पीते, मुझसे भी ज्यादा। आप हमेशा मदहोश रहते। होश में इंसान को तरह तरह के ख्यालात सताते हैं। मेरे मुतालिक आप ये ख्याल ना करें कि मैं हमेशा इसी तरह शराब पीता था। नहीं, किसी ज़माने में शराब से मेरी नफरत का ये आलम था कि मैं मजहबी रसूमात में भी उसे हाथ नहीं लगाता था, लेकिन अब मैं सबसे ज़्यादा पीता हूँ। एंजेला को मेरी ये आदत पसंद नहीं। उसे शायद मेरी ये आदत भी पसंद ना हो कि मैं रात के वक्त लोगों के घरों में चला जाता हूँ। एंजेला शायद मुझे जालिम कहेगी। बुशप ने माइकल को टोकने की ज़रूरत महसूस करते हुए कहा, मैं एंजेला को बता चुका हूँ कि आप अपनी बीवी के वफात के बाद शराब के आदी हो गए हैं। माइकल ने जवाब दिया, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी की मौत का बायस मेरी शराब नोशी थी। सिर्फ शराब नोशी ही नहीं, उसे मेरी बहुत सी आदतों से नफरत थी। अलहमा की फतह के बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद वो कहा करती थी कि तुम वहशी हो, लेकिन ये मेरा कसूर ना था। अलहमा की फतह से पहले मैं बहुत कम शराब पिया करता था, लेकिन उस दिन फतह की खुशी में मैंने कई सुराहियां खाली कर दी, और उसके बाद वो वाकया पेश आया। नशे की हालत में मुझे मालूम ना था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसके साथ वादा भी किया कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। उसका जुर्म मामूली ना था। उसने हमारे 2 सिपाही कत्ल किए थे। उसके 4 भाई जंग में मारे गए थे। शहर वाले हथियार डाल चुके थे। उनका फर्ज था कि हमारे लिए अपने घरों के दरवाजे खोल देते, लेकिन उस खूबसूरत लड़की के घर का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म दिया। मैं शायद ऐसा ना करता, लेकिन मैं फतह की खुशी में बहुत ज़्यादा पिए हुए था। जब मेरे सिपाही दरवाज़ा तोड़ रहे थे, मकान की छत से चंद तीर आए। मेरे 8 सिपाही जख्मी हुए और वो वहीं ढेर हो गए। हम मकान में दाखिल हुए तो वहाँ सिर्फ एक लड़की थी। उसने मुझ पर खंजर के साथ हमला किया, लेकिन मैंने उसके हाथ से खंजर छीन लिया। अगर मैं मना ना करता तो सिपाही उसकी बोटियां नोच डालते। सिपाही चले गए, लेकिन मैं वहीं रहा। मैंने और शराब मंगवाई। मैंने उसे एक प्याला पेश किया। मैंने कहा, मैं तुम्हारी जान बचाने का वादा करता हूँ, मैं तुम्हें शहर से बाहर छोड़ आऊंगा। लेकिन वो बहुत जिद्दी थी, बिल्कुल एंजेला की तरह। उसने शराब का प्याला मेरे मुंह पर दे मारा। उसने मेरा मुंह नोच डाला। उसकी गालियां मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थीं। उसके बाद मुझे होश ना रहा। मुझे मालूम ना था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो तड़पती रही और उसके गले पर मेरे हाथों की गिरफ्त सख्त होती गई। सुबह के वक्त जब मुझे होश आया तो उसकी लाश मेरे करीब पड़ी हुई थी। उसकी खूबसूरत गर्दन पर मेरी उंगलियों के निशान थे। मैं ये समझ रहा था कि वो सो रही है। उसकी सूरत देखकर मुझे यकीन नहीं आता था कि मैंने उसे अपने हाथों से हलाक किया है। मैं उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद मैं सारा दिन शराब पीता रहा। उसके बाद मैं हमेशा शराब में गर्क रहता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी तिश्नगी है जो कभी दूर ना होगी। मैंने पहली बार एंजेला को देखा तो मुझे वो लड़की याद आ गई। आज तक मैंने जो कुछ किया है उसकी जिम्मेदार वो लड़की है, और अब आइंदा जो कुछ करूँगा उसकी जिम्मेदार एंजेला होगी। मैं आज इस बात का फैसला करने आया हूँ। एंजेला, तुम्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा। मेरे साथ शादी करना मंजूर है या नहीं?